This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट स्टार्ट तो अच्छी हुई, पॉजिटिव हुई और 140 तक गई अराउंड 1 आवर आफ्टर द ओपनिंग। उसके बाद से बड़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट टेकिंग शुरू हुई और -66 पे चली गई मार्केट। उसके बाद फिर जिग-जैग होता रहा और स्ट्रगल बिटवीन दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीपल चलता रहा और फिर हमने देखा कि 76 प्लस पे मार्केट आई और फिर जो है नेगेटिव लोग जो है अभी फ़िलहाल हावी हो गए और 122 माइनस पे मार्केट खड़ी हो गई है। वॉल्यूम्स 306 मिलियन। और अगर आप पिछले हफ्ते की बात करें तो हमने पिछले हफ्ते देखा कि मार्केट जो है 41,200 से बढ़ते बढ़ते 41,464 तक गई थी और आज जो है उससे फिर थोड़ी सी नीचे आई है। और अब देखिए कि आइंदा क्या होता है। मेरी नज़र में ये जो तेज़ी है और कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से मार्केट ऊपर जा रही है। अगर ये धीरे धीरे जाए तो ज़्यादा बेहतर है और अगर 1-2 हज़ार का भी करेक्शन इस पॉइंट पे आ जाए तो कोई हैरत की बात नहीं होगी। 40,000 पे हमने सांस ही नहीं लिया, अब 41 को क्रॉस कर गए, अब 41 पे सांस नहीं लिया और 42 की तरफ रवाना हो गए। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी साइन नहीं है। इतनी तेज़ी से भी मार्केट को नहीं बढ़ना चाहिए। ऑयल की कीमत में इजाफा हुआ है, 50.21 का हुआ और डाउ जो है 39 प्लस पे रहा कल और SP 0.43, नैस्डैक 0.83 प्लस रहा। जहाँ तक निकल का सवाल है 43 प्लस और हैंगसेंग 195 माइनस, शंघाई 22 माइनस और सेंसेक्स 164 माइनस, सिंगापुर 1.8 माइनस। फुटसी में 58 का लॉस है, अभी ये मार्केट चल रही है। टैक्स में 69 का लॉस है, कैक में 24 का लॉस है और आईबेक्स में 40 का लॉस है। तो गैस की कीमत में डिक्लाइन आया है 1.4.6 का और इस तरह से ये 3.24 का हुआ। गैस की कीमत पे आज उमर साहब से मेरी काफ़ी लंबी वो मुझे बताते रहे, आपने देखा होगा ट्विटर हमारे जो मैं रीट्वीट करता रहा उमर भट्ट साहब की, उसमें उन्होंने कहा कि जी गवर्नमेंट जो है GIDC लेती है, पता नहीं कहाँ रख देती है उठा के, और अब जो गैस पाइपलाइन वगैरह का काम है उसके लिए 100 बिलियन हम और आपसे रेज़ करना चाहती है थ्रू एडिशनल टैक्सेस। तो मैंने उस पर लिखा कि दुनिया भर में तेल की कीमत 1/3 हो गई है गैस की कीमत। दरअसल मैंने गलत लिखा था, असल फिगर ये है कि पहले $18 का गैस होता था, आज आपकी कीमत बता रहा हूँ मैं 3.24 यानी 1/6 हो गई है, एक का छठा हो गया है। लेकिन पाकिस्तान में ये GIDC लगा के, इसी तरह पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो आपके पेट्रोल पे लगाया जाता है, देखने में सुनने में बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि इससे आगे चल के अगले जनरेशन्स के लिए या डेवलपमेंट पे काम होगा, लेकिन एक्चुअली इसको बिल्कुल खर्च कर दिया जाता है। सिर्फ GIDC से इस बार 250 बिलियन इकट्ठा किया जा रहा है और अब 100 बिलियन की ज़रूरत पड़ी तो कहते हैं गवर्नमेंट से मज़ीद टैक्स लगा दो। आम तौर से जब ये गैस पाइपलाइन वगैरह बिकती है तो ये कंसोर्शियम में बैंक के पास जाया जाता है कि जी ये 100 बिलियन चाहिए हमें, ये जब पाइपलाइन बिचेगा इससे प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट से हम आपको रिपे कर देंगे। लेकिन यहाँ हर चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो लगा देती है टैक्स और इसी वजह से यहाँ पाकिस्तान में गैस, पेट्रोल, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। इसीलिए हम दुनिया में अब किसी चीज़ में भी शायद कम्पीट नहीं कर पाएँ बेचने में, कंपटीशन में, एक्सपोर्ट में। जहाँ तक हमारे कैदी 20 करोड़ कैदी हैं, उनको तो आप जितना लूटना चाहें लूटें। चीनी बेचे 80 रुपये का, कोई बोलने वाला नहीं है। 37 रुपये का चीनी दुनिया भर में मिल रहा है। गंदम 17 रुपये का मिल रहा है, यहाँ 20 रुपये का आटा बिकना चाहिए, 50-60 का बिकता है, 40 का बिकता है, कोई बोलने वाला नहीं है। दूध की कीमत घटते घटते 15 रुपये पर लीटर हो गई पूरे दुनिया में, यहाँ 120 का बिकता है, कोई बोलने वाला नहीं है। ये तो कैदी हैं, 20 करोड़ कैदी पाकिस्तानी जिनका नाम है, उनको तो आप जैसे चाहो जैसा लूटना लूटो। लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं फिर आपको पता चल जाता है कि इंडिया सस्ता माल बना रहा है, बांग्लादेश सस्ता बना रहा है। क्यों? कि वहाँ एनर्जी की कीमत कम है
और चीज़ें भी कम है, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट बहुत ज़्यादा है या नहीं है, या उल्टा आप जो है ज़बह कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ को और तमाम इकोनॉमी को थ्रू दिस हेवी टैक्सेशन ऑन पावर। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, ख्वाजा शाहिद बात कर रहा हूँ। खालसा वेलकम विश्व साहब। जनाब यारी, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई। तो गवर्नमेंट ने तो सेल टैक्स इतना लगा दिया हुआ है, तो ये कोई प्लानिंग नहीं है किसी गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट की ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, कोई नहीं करते। ये इतना महंगा कर दिया, हर चीज़ महंगी कर दी हुई है इन्होंने, तो लूट मचाई हुई है हर चीज़ में। सेल और टेक्स चाइल्ड को तबाह बर्बाद कर दिया हुआ है। इनको बिजली सस्ती करनी चाहिए, इनको फ्री देना चाहिए बिजली। टेक्स चाइल्ड को एक्सपोर्ट होगी तो पैसा ही आएगा ना, बिजली सस्ता। दुनिया में कंपटीशन तो कर सकते हैं, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, इंडिया बहुत आगे, मगर बांग्लादेश का तो मुकाबला कर सकते हैं, वो हमसे पीछे था और हमसे बहुत आगे निकल चुका हुआ है। अब हम उसको पकड़ नहीं सकते, हम तो दुनिया के पीछे मुल्कों में रह गए, सिर्फ हम करप्शन में टॉप में आ गए। तारिक साहब को मुबारक हो, पाकिस्तान टॉप पर है इस वक्त करप्शन में। शाहिद साहब बिल्कुल आपकी सही बात। ये जो पिछले 12-14 साल में जुल्म इतना किया गया इस मुल्क के ऊपर कि जिसकी इंतहा नहीं है, करप्शन बढ़ता चला गया और लोग तबाह होते चले गए। मैं 2009 से कह रहा हूँ कि आप पावर, गैस, बिजली सबको आप फ्री कर दें। अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी आप मिनिस्ट्री को ऑर्डर दिया है कि आप वर्किंग करें कि ये अगर पावर सेक्टर से गवर्नमेंट निकल जाए तो पावर जनरेशन से तो क्या होगा, मिनिस्ट्री अब सो जाएगी? क्यों सो जाएगी? गैस से अगर गवर्नमेंट निकल जाती है तो क्या फ़र्क, क्या बेहतरी आएगी? बहुत बड़ी बेहतरी आ सकती है। ना गैस के मामले में गवर्नमेंट पड़े, ना पेट्रोल के मामले में पड़े, ना बिजली बनाने के पड़े। जब गवर्नमेंट हट जाएगी तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथ चलेंगी, जैसे और 100-200 आइटम बिक रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ताजिर कहीं ना कहीं से ले ही आता है, इंपोर्ट कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, कहीं भी आपको कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। बिजली की कमी की सबसे बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर करती है, डिमांड सप्लाई को डिस्टर्ब करती है, बड़े बड़े अजादारियाँ देती है कराची इलेक्ट्रिक को, वापडा को। ये सारी अजादारी ख़त्म कर दे, जिसको बिजली बनाना अपने इलाके में बनाए, बेचे, उसकी मर्ज़ी। वो फेल होता है तो हुआ करे। आप और तो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ जो लग रही हैं उनको तो कंट्रोल नहीं करते। बिजली के ऊपर क्यों इतनी मेहरबानी है, गैस के ऊपर क्यों इतनी मेहरबानी है, ये पेट्रोलियम पे क्यों मेहरबानी है? इसलिए मेहरबानी है कि इसमें आज भी IMF ने बताया है कि 600 बिलियन का इसमें करप्शन होता है, लीकेजेस होती हैं। अगर ये सब चीज़ छोड़ दी जाएगी तो गवर्नमेंट को कहाँ से मिलेगा 600 बिलियन? IMF की रिपोर्ट में एक और बात लिखी गई कि इस वक्त PIA, रेलवे और स्टील मिल के ऊपर जो गवर्नमेंट का खसारा है, हम लोगों के पॉकेट से जो सब्सिडी दी जा रही है वो है 705 बिलियन पे पहुंच गया। 600 और ये 700 को ऐड करें तो 1300 बिलियन का लॉस हम लोग उठा रहे हैं ड्यू टू करप्शन, ड्यू टू ये जो आप हैंडल कर रहे हैं PIA को। और इस तरह से ये तो आपके डेवलपमेंट बजट से भी ज़्यादा है। यही पैसा अगर डेवलपमेंट बजट पे लगा दिया जाए तो मुल्क बहुत तेज़ी से तरक्की कर जाए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मैंने पूछा था पेल के मुतालिक और बाइको एक और है, क्या नाम है? चलिए अभी आप दो कई बता देता हूँ। पेल पे मुझे पूरा इत्मीनान है कि ये कंपनी विल गो प्लेसेस। आप इसको बाई करें, बैठ जाएं। जब ये 14-15 रुपये का था, स्ट्रगल कर रहा था, राइट इसका कोई ख़रीदना नहीं चाहता था 3 रुपये पे, तब मैंने इसको सपोर्ट करना शुरू किया था। माशाल्लाह आज इसको देख के बड़ी खुशी होती है। इसी तरह सिंगर को देख के खुशी होती है, वो भी पेल के पीछे पीछे चला, उसने भी राइट लाया, कोई पूछता नहीं था इसको, और आज वो 40-45 रुपये का शेयर हो गया। बड़ी खुशी होती है। ये हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये हमारी फ्लैगशिप्स हैं, यही आपको दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करती हुई नज़र आएंगी। आप इसको सपोर्ट करें, भले इसमें फाइनेंशियल लॉस भी हो जाए तब भी सपोर्ट करें मेरे तरफ से। जहाँ तक बाइकों का ताल्लुक है, सबसे छोटी रिफाइनरी कहने लगी कि हम सबसे बड़ी रिफाइनरी बन गए, और अपने हम केमारी के बजाय हम डायरेक्ट समुंदर से तेल ला रहे हैं। और इसके लिए हमने 8 बिलियन का टर्मिनल ख़रीद लिया और 32 बिलियन का वो बड़ा रिफाइनरी ख़रीद लिया। लेकिन उनकी अपनी जो कैपिटल है वो 12 बिलियन है, जिसके ऊपर 14 बिलियन का डेट है लॉन्ग टर्म। तो कैसे होता है भाई, कौन सा इक्वेशन है ये कि सबसे छोटी वाली रिफाइनरी सबसे बड़ी रिफाइनरी ख़रीद ले और बड़ी रिफाइनरी बन जाए? मेरे समझ से बाहर है। इसलिए मैंने कहा कि 10 रुपये ज़्यादा का शेयर नहीं है। आइए क्लिप कॉल से बात करें। जनाब IMF की रिपोर्ट पे एक और बात बताई गई है, वो ये है कि हम लोग जो खुश हो रहे हैं कि 46 बिलियन
चाइना दे रहा है। ये 46 बिलियन कोई तोहफा नहीं है, 46 बिलियन दरअसल ये कर्जा है। आप 46 बिलियन का कर्जा अपने ऊपर ले रहे हैं। उन प्रोजेक्ट जो चाइना जिसके लिए पैसे दे रहा है, अगर वो चले तो ठीक है, नहीं तो वो तो पैसा गया आपके ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा। ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा कर्जा है और कर्जा बढ़ जाएगा। IMF ने वार्न किया है कि होपफुली ये जो बातें हो रही हैं सीपेक के हवाले से वो कामयाब प्रोजेक्ट्स हों। ऑरेंज ट्रेन का जिक्र आया कि ऑरेंज ट्रेन भी सीपेक दे रहा है। बेसिकली चाइना एक लोन दे रहा है और ये लोन वगैरह सब हमारे जरदारी साहब ने जाके निगोशिएट किया था। जरदारी साहब अक्सर चाइना में होते थे, वहाँ से ये शुरू हुआ था सिलसिला। तो कर्जा ले लेना कामयाबी से अच्छी बात भी है और बहुत बुरी बात भी है। कर्जा तो आपने ले लिया, वापस भी तो करना पड़ेगा। अब ये ऑरेंज ट्रेन पे लगा रहे हैं चाइनीज़ पैसा। ऑरेंज ट्रेन में गारंटी देता हूँ कि फेल हो जाएगा फाइनेंशियली। मैं गारंटी देता हूँ कि इस्लामाबाद का जो मेट्रो है वो फेल है। ऑलरेडी पता नहीं कितना बिलियन का लॉस उसने दे दिया। लाहौर का गारंटी देता हूँ कि फेल है। कराची में जो ग्रीन लाइन बीच रही गारंटी देता हूँ कि फेल है वो, क्योंकि 55 रुपये का कॉस्ट आएगा और अब 20 रुपये आप चार्ज करेंगे तो 35 रुपये का कौन भरेगा? इतने कब तक भरेगा कोई हुकूमत? ये सफ़ेद हाथियाँ पैदा की जा रही हैं। और इस तरह के ऑरेंज ट्रेन वाला कर्जा आप कैसे वापस करोगे जब वो कमा के नहीं देगा? तो कर्जा तो चढ़ जाएगा। तो IMF ने ये वार्निंग बहुत टाइमली दी है, बहुत सही दी है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मैं शोएब खान बात कर रहा हूँ जी। शोएब मुझे आपसे इंफॉर्मेशन, आपका क्या आउटलुक देख रहे हैं मार्केट का फॉर द शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म क्या होता है जी? एक मिनट, टेल मी व्हाट इज शॉर्ट टर्म? व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म आई मीन फॉर द नेक्स्ट 3-4 वीक्स के लिए आप क्या मार्केट का आउटलुक देख रहे हैं? अच्छा। और दूसरा, ये जो इमर्जिंग मार्केट के जो हमें स्टेटस मिला है उसके अंदर से इंटरनेशनल इनफ्लोज कब आना शुरू होंगे हमारी मार्केट में? मेरे ख्याल में आप मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, इसीलिए ये शॉर्ट टर्म की बातें आपने की। मैं 2-3 हफ्ते की तो बात ही नहीं करता हूँ। आप ज़रा मुझे रेगुलरली देखें और जाके मेरे 10 शो पुराने देख लें, यूट्यूब पे मौजूद है, आपको मेरा आउटलुक पता चल जाएगा। मैं 2-3 वीक की कोई बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। और जब मैंने 88 में इंडस्ट्री लगाई थी तो मैंने 88 के हालात को नहीं देखा था, नाज़ाबाद में तंजीमों को नहीं देखा था। लोग कहते थे आके तंजीम पकड़ लेगी आपको। हमने उसके आगे देखा था कि वहाँ पे बच्चों को जॉब चाहिए, मेरे बच्चों को चाहिए था और लोगों को चाहिए था। और वो फिर जब 94 में मैंने डेनवर लगाया तो 94 की सिचुएशन को नहीं देखा था, 3 महीने का नहीं सोचा था, 2 हफ्ते का नहीं सोचा था। इंडस्ट्री लगाई थी, ज़िंदगी भर की कमाई डाली थी, कुछ 20 साल 25 साल आगे का सोचा था। तो जब आप इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हो शोएब साहब, अब आए हो फैक्ट्री में लगाने के लिए पैसा, तो 20-30 साल का सोचो, हफ्ता 2 हफ्ता का ना सोचो। और ये हफ्ते अगर आप समझते हैं कि आप बड़े स्मार्ट हैं, तारिक खान कह देगा कि 3 हफ्ते में मार्केट इतनी बढ़ने वाली है और आप ख़रीद के 3 हफ्ते में करोड़पति बन के निकल जाओगे, तो आपकी गलत फहमी है। कुछ नहीं होगा 3 हफ्ते में। यू नेवर नो व्हाट विल हैपन, एनीथिंग कैन हैपन। 3 हफ्ता तो गुजर जाएगा, आपकी सारी कैपिटल उड़ जाएगी और आप तबाह हो जाओगे अगर नेगेटिव टर्न हो गया जैसे आज है। मैं 1-1.5 हज़ार पॉइंट की नेगेटिविटी देखता हूँ अगले 2-3 हफ्ते में। व्हाट डू यू से टू दैट? सो यू शुड रन अवे फ्रॉम दिस मार्केट। जहाँ तक आपने इमर्जिंग मार्केट की बात की, उसका इन्फ्लो आएगा जनाब जून 2017 से। उस वक्त हमारी लिस्टिंग हो जाएगी। उस वक्त मजबूर होंगे तमाम फंड्स दुनिया भर के सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड दे विल हैव टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। दैट विल ब्रिंग इन ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी और उससे 2-3 हज़ार पॉइंट मार्केट बढ़ जाएगी। अभी 2 ट्रिगर्स हैं हमारे सामने। एक है बहुत जल्द इंशाल्लाह 2-3 महीने में, जनवरी वगैरह तक आ जाएगा कि कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर आ जाएगा। इसमें एक बात शंघाई स्टॉक एक्सचेंज की भी हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने यह बेहतर समझा कि जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थ्रू कैपिटलिज्म आ रही है तो क्यों ना अवाम भी उसका फ़ायदा उठाए। और अवाम को उन्होंने इनकरेज किया कि आप लोग शेयर ख़रीदो, गवर्नमेंट आप लगाओ 10%, 5%, को बाकी पैसा बैंक देगा आपको, लेकिन पकड़ लो एसेट फटाफट। जब ये 1000-1500 की मार्केट थी तब से गवर्नमेंट ने इनको लोन देना शुरू किया और इस तरह से 9 करोड़ इन्वेस्टर्स हो गए चाइना में। इकॉनमी, जब मैं 92 में था, वहाँ पे था हांगकांग में, वहाँ पजामा पहन के और बाइसाइकिल पे लोग घूमते थे चाइना में, तो कोई नहीं सोच सकता था कि ये बिल्कुल ही तबाह हाल इकॉनमी
जिसका शेयर मार्केट ख़त्म बंद हो गया था बिल्कुल। हमारा हांगकांग शंघाई की बिल्डिंग गोस्ट बिल्डिंग बन चुकी थी, वो फिर से उभरेगा और इतनी बड़ी इकनॉमिक पावर बनेगा। इकनॉमिक पावर अगर बना तो जिन लोगों ने शेयर्स नहीं खरीदे, जिन लोगों ने अपनी प्रॉस्पेरिटी में अपना हिस्सा नहीं पकड़ा, वो आज भी फ़कीर हैं, हमेशा फ़कीर रहेंगे। वो देखते ही रहेंगे कि यार ये 200 की मार्केट 3000 पे कैसे चली गई, हमें पता ही नहीं चला और हम तो पीछे ही रह गए। जिन्होंने ख़रीदा था उन्होंने बहुत कमा लिया। इसीलिए पाकिस्तानियों से कहता हूँ कि आप लोग ये शेयर ख़रीदो। ये कंपनियाँ सब चल रही हैं, चाहे मेरी डेनवर हो या ये सिंगर हो या पेलो, सब तरक्की कर रहे हैं। जो आपको आके बताता है कि जी जॉब नहीं है और मार्केट नहीं चल रही है, उसको भेजो मेरे इलाके कोरंगी में, मैं दिलाता हूँ जॉब। अभी कुछ बच्चे आए पंजाब से, सबको फटाफट फिट कर दिया किसी न किसी फैक्ट्री में। कोई मुश्किल नहीं है, जॉब के लिए इंतजार में बैठे हुए लोग नहीं मिलते। 15,000 16,000 तनख्वाह देने के लिए तैयार है, लोग नहीं मिल रहे कोरंगी एरिया में। सेम इज़ ट्रू फॉर साइट, सेम इज़ ट्रू फॉर फेडरल बी एरिया। आप जाओ तो सही उस इलाकों में, आपको असलियत पता चलेगी। ये जो बैठे हुए सो कॉल्ड दानिश्वर बैठे हुए हैं या सो कॉल्ड स्पेकुलेटर्स बैठे हुए हैं ये स्टॉक मार्केट वाले में, उनकी बात आप ना सुने। गो एंड सी द रियल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, विजिट एरियाज, गो आउटसाइड कराची, go to FATA, go to KP, go to Sindh, and then you will see where Pakistan is. आइए कौन से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ दोस्त स्टील मिल के मुतल्लिक। मेरे पास ना दोस्त स्टील मिल पड़ा है। बहुत अच्छा है सर। देखिए, ये जब मईशत उभरती है तो सब चीज़ ठीक होती चली जाती है। ये चीज़ मैंने सबसे पहले ऑब्ज़र्व की वहाँ पे कोरिया में 94 में उनका बुरा हाल था। हम लोगों को फिक्र हो गई थी कि हमारे कर्ज़े वापस होंगे कि नहीं। 40 बिलियन का डेट था, 12 बिलियन का इंपोर्ट था, 6 बिलियन का इंपोर्ट था। हमारे बैंक के डायरेक्टर्स घबरा गए, कहने लगे यार ये लगता है ये मुल्क डूब जाएगा। तो मैं भागा वहाँ गया, तो उसके बाद से एकदम से हालात बदले और अब आप एक कंपनी सैमसंग 35 बिलियन का एक्सपोर्ट करती है, हमारे टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा। हालात अच्छे होते तो अच्छे ही होते चले जाते हैं, बुरे होते तो बुरे ही होते जाते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा कमाल तो क्या हमारी फ़ौज ने और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने कि लॉ एंड ऑर्डर सही कर दिया और अब ये उभरने का टाइम है। दोस्त स्टील बंद पड़ा था लाहौर में, जब देखा कि हालात बड़े अच्छे हो गए हैं, बैंक के भी मेहरबान होते चले जा रहे हैं। बैंक बड़े चालाक होते हैं, बहुत खुदगर्ज होते हैं। जब देखते हैं हालात अच्छे हो गए तो वो भी जनरस हो जाते हैं। तो उन्होंने बैंकों ने कहा जी दोस्त साहब चलाओ, हम आपको सपोर्ट करते हैं। पहले शायद उनको कोर्ट में घसीट रहे होंगे, जैसे दीवान को घसीट रहे थे, आज दीवान की खातिर हो रही है। अभी भी कुछ बैंक घसीट रहे हैं, कुछ आगे लेके जा रहे हैं। तो दोस्त स्टील माशाल्लाह चल पड़ा और उसको पैसे चाहिए थे, उसने आके हमसे राइट मांगा, राइट फ़ौरन भी किया। हमने कहा ख़रीदो सब लोगों को, और माशाल्लाह ये दोस्त चल पड़ा है। स्टील में जनाब बेइंतहा प्रॉफिट है। दुनिया भर में स्टील की कीमत 1/3 हो चुकी है और पाकिस्तान में कम नहीं हुई, तो इसी लिहाज से इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। जब ये कहते हैं क्या स्क्रैप स्टील मंगाते हैं, जो पहले $750 का था वो अब $250 $300 का है, तो ये 250-300 पे लाते हैं और क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, आग के नीचे रख देते हैं ऊपर, और वो गर्म हो जाता है, पिघल जाता है। पिघलने के बाद आप जो शेप चाहो उसको बना लो। तो कौन सा बड़ा काम है, बड़ा कौन सा इसमें सोफिस्टिकेशन है, कुछ भी नहीं, सिंपल सा काम है। री रोलिंग कहलाता है ये सब री रोलिंग मिल है, स्टील मिल नहीं है। स्टील मिल वो होता है जो रॉ मटेरियल जो मट्टी की शक्ल में होता है उसको स्टील बनाता है, जैसे पाकिस्तान स्टील है। ये सब री रोलिंग मिल्स है एंड दे ऑल मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी, बिकॉज कोई नहीं है पाकिस्तान में उनको रोकने वाला कि भाई जब स्टील ये स्क्रैप की कीमत 1/3 हो गई है तो तुमने 1/3 क्यों नहीं किया कीमत। 1/3 नहीं करते तो आधी कर देते। नहीं, लूटो आम आदमी को, तो लूट में आप भी शामिल हैं, क्योंकि आप दोस्त स्टील के मालिक हैं, आपको मुबारक हो। लूटते रहें जब तक ये कोई अच्छी हुकूमत नहीं आ जाए या कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ना जाग पड़े। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वही चल रही है, डेट फरवरी मार्च ही चल रही है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में खातून को बता दिया गया, वो मेकअप करके बैठ गई हैं और वो कुछ नहीं करती हैं। कभी नोटिस नहीं लेती कि आटा क्यों महंगा बिक रहा है, दूध क्यों महंगा बिक रहा है, चीनी क्यों महंगा बिक रहा है, स्टील क्यों महंगा बिक रहा है, गाड़ी क्यों महंगी बिक रही है, सीमेंट क्यों महंगा बिक रहा है, यूरिया क्यों महंगा बिक रहा है।
कोई पूछने वाला नहीं। लूटो खसोटो, जो करप्शन से नहीं कर सको मार्केट मैनिपुलेट करके कर लो, लूट लो, कुछ यहाँ रखो कुछ बाहर ले जाओ। ये वाला सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में, चलता रहेगा जब तक ये इनकी मिली भगत है। कंपटीशन कमीशन सो गया, ख़त्म हो गया। कोई भी कैपिटलिस्ट सिस्टम विदाउट ए एंटी ट्रस्ट, एंटी कंपटीशन के सिस्टम के बगैर सही तरीके से नहीं चल सकता। उस पर बेइंतहा लूट मार खसोट शुरू हो जाती है और इस वक्त वही हो रहा है पाकिस्तान में। तो आवाम के लिए तो बहुत ही बुरी खबर, लेकिन जो दोस्त स्टील का मालिक है, जो किसी फ्लोर मिल का मालिक है, जो कोई चीनी कंपनी का शेयर होल्डर है, जो कोई दूध कंपनी का शेयर होल्डर है जैसे नेस्ले है या शिकारपुर है, जो भी है, उनके लिए याशी है। इंजॉय योर टाइम टिल यू कैन। नाज़रीन यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन मार्केट 207 पॉइंट माइनस पे है, 41,256। हस्टैन साहब कह रहे हैं कि ये फाइनल फिगर नहीं है और अभी वो अगर कोई चेंजेस आएंगी तो फिर से हमें बताएंगे। इतने मार्केट इतनी बढ़ने के बाद थोड़ी सी करेक्शन इज़ फाइन, और ये मेरी अपनी नज़र में, और ये बार बार मैं ट्विटर पे भी लिखता रहा हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तेज़ी से मार्केट बढ़ी है। 40 में पे नहीं रुकी, 41 पे भी नहीं रुकी और 42 के तरफ रवाना हो गई। दिस इज़ नॉट हेल्दी। 1,000 के करेक्शन आना चाहिए ताकि जो छोटे मोटे, जैसे अभी एक शोएब साहब ने फ़ोन किया था, जो वो 3 हफ्ते में कुछ जादू दिखा के बहुत बड़ी रकम कमा के निकलने का सोच रहे हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा सा ये लॉस हो या फ़ायदा हो, ये मार्केट से छटे तब जाके मार्केट्स कंसोलिडेट होगी। और जो लोग आप लोग हैं जिन्होंने लगाया हुआ है, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इंडेक्स चाहे 1000 गिरे 1500 गिरे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है वो एक ज़मीन पे बैठी है और ज़मीन की कीमत रोज़ाना बढ़ रही है, चाहे वो शेखुपुरा में हो चाहे कराची में हो। उसके ऊपर जो फैक्ट्री लगी है वो चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, वो बिक रही है। इसलिए कि अभी भी यहाँ पे 4.5 करोड़ लोग भूखे हैं, कपड़े नहीं हैं लोगों के पास, घर नहीं है, सब चीज़ चाहिए। ये फैक्ट्रियाँ क्या बनाती हैं? यही तो बनाती हैं, खाना पीना बनाती हैं, कपड़े बनाती हैं, घर बनाती हैं, और क्या बनाती हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा बिक रही हैं, तो गाड़ी के रिलेटेड तमाम चीज़ें बिक रही हैं, पार्ट्स बिक रहा है, टायर बिक रहा है, इन्हीं में आप पैसा लगाते हैं ना, आपको क्या परवाह है। बैटरी बिक रही है, बिकती रहेगी, घटेगी तो बिल्कुल नहीं, गारंटी देता हूँ। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, नहीं जी कोई कॉलर नहीं है। नाज़रीन, ये जो हमारा डेट है वो पिछले 3 साल में 14 बिलियन बढ़ गया है एक्सटर्नल डेट, और ये जो है फॉर अबव द प्रोजेक्शन, जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्शन दी थी उससे कहीं ज़्यादा है। और IMF ने कहा कि ये जो 46 बिलियन पे आप खुश हो रहे हैं, उस पर इतनी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सब के सब तकरीबन कर्जा है। चाहे उससे आप ऑरेंज ट्रेंड बनाएं और उसके बाद उसका खसारा भरते रहें कई बिलियन सालाना, या उसको फिर बंद करना पड़ेगा। आखिर में ये बंद हो जाएंगे सारे। ये कराची का ग्रीन लाइन भी बंद होगा, अभी बना नहीं है, अभी से बता देता हूँ कि बंद हो जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल ने भी औरंगी से एक चलाया था, वो क्या कहता था, CNG बस, और उसके लिए बड़ा सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग का बनाया था, फेल हो गया। मुस्तफ़ा कमाल का भी प्रोजेक्ट फेल हो गया, वो आज सब डब्बे खड़े हुए हैं औरंगी में, तो नहीं चलती ये। कराची में जो बस का निज़ाम है, मैं चैलेंज करता हूँ पूरे दुनिया के ट्रांसपोर्टर को कि इसका मुकाबला नहीं कर सकते। देखने में एकदम ही थकी गंदी बसें, अंदर इंजन बेहतरीन होता है, गियर बेहतरीन होता है, ब्रेक बेहतरीन होता है, वो जब भागती हैं तो नई नई गाड़ियाँ भी उससे पीछे रह जाती हैं। अब वो लेते हैं कितना आपसे? 15 रुपये, 16 रुपया, 20 रुपया। आप कहते बड़ा महंगा है। अगर आप वैसे ही सफ़र लंदन में करें तो 350 रुपये इसके टिकट है। 350 के बजाय ये गरीब आपको पहुँचाता है बस वाला 15 रुपये में, तो आप उससे लड़ते हो। और ये जो जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होंगे, चाहे ऑरेंज हो या ग्रीन हो या पीला हो, कुछ भी हो, उसका ख़र्चा जो है कम से कम 55 रुपये पर ट्रिप पड़ेगा। चाहे वो क्या नाम है अपना, वो मलिक रियाज साहब जो लगाने जा रहे हैं, बहरिया से कराची पहुँचाएँगे अपने लोगों को, उनको भी कॉस्ट 55 रुपये पड़ेगा। ही कैन अफोर्ड टू
pay the difference, but government of Sindh, government of Punjab cannot afford this 35 rupees subsidy on every passenger. So all these projects will fail. और ये चाइना से लेके आप बना दोगे, उसका कर्जा तो रह जाएगा, ये डब्बे बंद हो जाएंगे। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी मोहम्मद हुसैन बात कर रहा हूँ सक्कर से। सर क्या हाल है आपके? मोहम्मद हुसैन साहब, वेलकम शो साहब। जी मैं ये PIBTL के बारे में थोड़ा पूछना था। जी जी। और ये फौजी फूड लिमिटेड नॉन वोटिंग। ठीक है जी। FFL नॉन वोटिंग, ठीक है जी। देखिए PIBTL तो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। उसके जो वो बेल्ट वेल्ट लगना शुरू हो गए और ट्रकों तक पहुंचाने के लिए एक इन्वायरमेंटल जो डिपार्टमेंट है सिंध का, उसने थोड़ी सी अपनी रिजर्वेशन पेश की है कि जो कोयला उतरेगा उससे इन्वायरमेंट बहुत पे गंदगी आएगी, तो उसको देखा जा रहा है और उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएंगे। लेकिन लोग डरने लगे कि इसके वजह से प्रोजेक्ट को हो जाएगा। कुछ नहीं, एक कोयला ही नहीं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें उतरेंगी और चढ़ेंगी, तो वो इज़ वन ऑफ द कमोडिटीज़ और उसका केयर कर लिया जाएगा। और कोई भी इन्वायरमेंटल एजेंसी मैंने तो दुनिया में नहीं देखा कि किसी प्रोजेक्ट को रोक सका हो, तो ये क्या रोकेगा। तो ये PIBTL जल्दी इंशाल्लाह जनवरी फरवरी में काम शुरू कर देगा। लेकिन ये नहीं होगा कि करते ही आपको बोनस देना शुरू कर देगा। ये कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये एक्चुअली फ़िज़िकल एसेट है। ज़मीन पे पोर्ट कासिम में बहुत सख्त ज़रूरत थी, पाकिस्तान में था ही नहीं। देखा जाए तो बल्क टर्मिनल जो इस केमारी में एक छोटी सी जगह पे था, that was not at all suitable enough for this huge country with such a huge growth। तो वो वहाँ पे ये बनना ज़रूरी था, वो बन गया और आप लोगों के पैसे से बना। आपको खुश होना चाहिए मोहम्मद हुसैन साहब कि आपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा लिया और एक टर्मिनल बनाया जो अगले 200-300 साल तक काम करेगा। ये शेयर आपको नहीं बेचना है, बच्चों को दे के जाना है। बच्चों को कहना है कि बच्चे को दे के जाए अपने बच्चों को, क्योंकि ये तो कहीं नहीं जा रहा, तो ज़मीन है और आप उसके एक हिस्सेदार, आप 2-4 फीट ज़मीन के मालिक हो PIBTL के। फ़ख्र से बताओ दुनिया को, इसको नहीं बेचना है आपको। जहाँ तक FFL का ताल्लुक़ है, फौजी फूड लिमिटेड, ये कम्बिनेशन है FFBL कंपनी का और नूर पाक का। ये दोनों मिल के इन्होंने ये बड़ा काम शुरू किया है जिसका मकसद है एक्सपोर्ट ऑफ मीट फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत ही लुक्रेटिव और बहुत ही ह्यूज मार्केट है मीट की। शाहीर कंपनी और FFL जो है ये इस काम में दाखिल हो रहे हैं। FFL के पास ऑलरेडी फूड का कारोबार है, ये बहुत बड़ा एडिशन हो रहा है, बहुत एक सोफिस्टिकेटेड काम है ये मीट एक्सपोर्ट का, और इसके लिए मशीन आना शुरू हो रही है। ये दोनों प्रोजेक्ट जो है 2017 जुलाई से शुरू होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टैक्स इंसेंटिव है जुलाई 2017 से मिलने वाला, इन लोग को टैक्स हॉलीडे वगैरह बहुत चीज़ मिलने वाली है। तो ये इसको आप बिल्कुल होल्ड कीजिएगा, वोटिंग हो नॉन वोटिंग हो दोनों ऊपर जाएंगे। आइए क्लब को से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ये शकरगंज और ट्रीट में इन्वेस्ट करना चाहिए सर, इसके बारे में प्लीज़ गाइड कर दीजिए। जी जी। शकरगंज माशाल्लाह देखिए ऐसा हो रहा है कि जो दूध हम ज़ाया कर देते थे उसको प्रिजर्व करने के लिए, डब्बों में बंद करने के लिए शकरगंज एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। उसके दूध आप पी के देख लें, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो ये बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। यहाँ इतनी आबादी है, यहाँ इतना डिमांड है, डिमांड बढ़ते ही जाएगा। ये जो 4.5 करोड़ लोग अभी भूखे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा, हमारी भी अपनी पूरी कोशिश है। सुबह शाम दिन रात यही बैठ कर सोचता हूँ, लिखता रहता हूँ इंटरनेट पे, और लोग पता नहीं पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, सुनते हैं नहीं सुनते, लेकिन मेरा काम है बोलना। मैं कहता हूँ कि ये गुर्बत कम करो। आजकल बार बार रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान सबसे बुरा मुल्क है, 3rd मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ स्टनिंग। ये स्टनिंग उसको कहते हैं जब बच्चे को दूध नहीं मिलता बचपन में, तो बच्चा सुकड़ जाता है, बड़ा नहीं होता। उस पर हमारी 3रे नंबर पे, हमें शर्म नहीं आती। अपनी अपनी बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं, इंडिया को छेड़ दो, चाइना को छेड़ दो, अफ़गानिस्तान को छेड़ दो, ईरान को छेड़ दो, LET बनाओ, LEG बनाओ, जुंदुल्ला बनाओ, हक्कानी को पालो और उसके बाद सबको छेड़ो। एक पीपुल्स क्या इस्लामिक आर्मी ऑफ चाइना भी थी, इस्लामिक आर्मी ऑफ उज़्बेकिस्तान भी थी जो शहबाज को उठा के ले गई थी। ये तो हमारे कारनामे। और इस तरह बच्चे जो हमारे भूखे मर रहे हैं, 4.5 करोड़ आदमी भूखा, 45% बच्चा पाकिस्तानी जो पैदा होता है वो स्टंड हो जाता है। स्टंड का मतलब है उसको वक्त पे दूध नहीं मिला,
ग़िज़ाइयत नहीं मिली, उसकी ग्रोथ रुक गई, ब्रेन उसका डैमेज हो गया, जिस्म उसका डैमेज हो गया फॉर एवर। शर्म नहीं आती हमें, हमारे रूलर्स को। तो ये ख़त्म होगा, शकरगंज का दूध ज़रूर बिकेगा जनाब। ट्रीट कॉरपोरेशन ने जनाब थोड़ी सी हलचल आई और उन्होंने एक डायू बैटरी बना दी है जो कि बिल्कुल ही मेंटेनेंस फ्री है, ऊपर से बिल्कुल स्टील है, 2 टर्मिनल निकले हुए उसके, वो देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। वो चलेगा। साथ ही साथ पता चला कि इनके 21% शेयर लोड LOAD लोड जो अभी आने वाला है, इसमें इनकी इन्वेस्टमेंट थी। लोड चमक पड़ा, 10 रुपये का शेयर उसका 34 का बिक गया, तो जाहिर है इनको भी 3 गुना इनका वैल्यू हो गई। तो ट्रीट विल रिसीव ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम लोड्स, और अगर इनका ये डायू चल पड़ा तो ये शेयर आस्ते आस्ते इंशाल्लाह फिर से 100 की तरफ जाएगा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र जनाब। ये तारिक साहब ये 2 आइटम का पूछना था। GHNL गंदारा, GHNL ये निशान हुआ ना? हाँ, गंदारा निशान। और एक ये FF बड़ा फौजी FFC जी ठीक। जी गंदारा निशान जो है इसको आप बिल्कुल होल्ड कीजिएगा। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कार कंपनी है। एक ज़माने में फोर्ड बनाती थी और ये अयूब खान के दौर की बात है, उन्हीं के समधियों का था ये। और ये अब यहाँ पे इनके साथ कोलैबोरेशन की बातें चल रही हैं बहुत सारी कंपनी से, फ्रेंच है, जर्मन है, और वो लोग आना चाह रहे हैं और ये कंपनी ऑफ चॉइस है टू मेक ए पार्टनरशिप। निसान जो है ऑलरेडी जो है निसान गाड़ियाँ ट्रक बना रहा है और कहते हैं कि इनके पास कैपेसिटी अभी और है, दे कैन ऐड 1 or 2 more कार्स। इसी तरह गंधारा निसान में भी कैपेसिटी है, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट दोनों कंपनियों पे बड़ी नज़र है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की। तो इंशाल्लाह इसको आप बिल्कुल ना बेचिएगा, ज़रूर आएंगी बाहर की कंपनियाँ और आके हमें अल्लाह करे सस्ती गाड़ियाँ बेच दे। ये जो हमें लूट रहे हैं 4-5 जापानी लोग, तबाह कर दिया है, इतने ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। यन सस्ता हो गया, स्टील सस्ता हो गया, हर चीज़ सस्ती हो गई, लेकिन इन्होंने अपनी कीमतें नहीं कम की, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत महंगा इनका शेयर हो गया है और ये पैसा पीट के जापान लेके जा रहे हैं। तो अल्लाह करे दूसरे लोग आए, थोड़ी सी मेहरबानी करें पाकिस्तानियों पे, कुछ सस्ती गाड़ी वाड़ी दे दे। FFC फौजी फर्टिलाइज़र बड़ा ये जो हमारा इसके सेल पे अब बड़ी तेज़ी से इजाफा होगा कि गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी मेहरबानी की। 700 रुपये का भत्ता लेती थी हर बैग पे, वो भत्ता इन्होंने कम करके 300 कर दिया है। इसके लिए हमें चाहिए कि उनका पाँव छुएं, उनका शुक्रिया अदा करें कि जी आपने हमें पहले 700 कोड़े मारते थे, अब आप सिर्फ 300 मार रहे हैं, 400 आपने माफ़ कर दिया। तो बहुत कोड़े पड़ रहे हैं हमें और पढ़ते रहेंगे क्योंकि हमको समझ नहीं है इन चीज़ों की। क्यों एक एग्रीकल्चर कंट्री में 1800 रुपये का बैग बिके जबकि इंटरनेशनल मार्केट में यूरिया की कीमत 800 है, इंडिया में विद सब्सिडी ऑफ 300 500 का मिलता है। तो ये बड़ा जुल्म है इस मुल्क में। बहरहाल ये जो 400 कम किया उसकी वजह से अगस्त ऑनवर्ड यूरिया के सेल में बहुत ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। तो FFC शुड ऑल्सो बेनिफिट। जनरली मैं कहूँगा, बुरा लगे अच्छा लगे, चाहे FFC हो, चाहे फातिमा हो, चाहे सब हो, ये सारी कंपनियाँ इकनॉमिकली अगर देखा जाए तो फेल हैं क्योंकि यहाँ पे गैस की कीमत इतनी ज़्यादा कि यहाँ गैस यूरिया बन नहीं सकता। और अगर इंटरनेशनल मार्केट से आज इनको प्रेशर खोल दें, सब के सब 2 दिन में बंद हो जाएंगी। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, लाइन कट गई जनाब। हाँ, इस पर मैं कहता चलूँ, ये जो इनके बंद होने की जो मैंने बात की बिल्कुल सही है क्योंकि ये अगर ये 300 का भी टैक्स हट जाए, मज़ीद 300 कोड़े भी मारना छोड़ दे साखदार हम पे, हमारे किसानों पे, 700 के 300 किया 300 को भी माफ़ कर दे, तब भी कितने का बढ़ेगा भाई? 1150 का बढ़ेगा। और इंटरनेशनल कीमत क्या है? 800 है। तो इसका मतलब इसको बंद हो जाना चाहिए। मगर बंद इसलिए बंद कह तो रहा हूँ, लेकिन नहीं होना इसलिए चाहिए कि 1100 की वजह क्या है? ये हेवी टैक्सेशन ऑन गैस है, GICD, और उसके बाद अभी और टैक्स पे टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसलिए हमारा गैस महंगा है। इनफैक्ट हम अब कोई चीज़ पैदा नहीं कर सकते, इसलिए नहीं बता सकते कि हमारे एनर्जी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो चुकी है। मार्केट क्लोजिंग देख लीजिए जनाब हसन साहब,
181 माइनस पे क्लोजिंग हो रही है, विच इज़ फाइन फॉर द डे। 41 to 82 आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बताइएगा जनाब 30 इंडेक्स, यहाँ पे 136, वहाँ पे 136 का लॉस है जनाब। 22,504। ऑल इंडेक्स भी माइनस ही होना चाहिए आज जी। 74 माइनस है एंड दिस इज़ फाइन बिकॉज द मार्केट हैज़ गॉन अप टू मच। 40 पे रुका नहीं, 41 पे नहीं रुका, एकदम से 41,400 पे चला गया, तो इसको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। लेट द स्मॉल इन्वेस्टर्स, जो ग्रीडी छोटे छोटे लोग हैं, वो जाएँ 200-400 रुपये कमा के या गंवा के जाएँ यहाँ से। 158 प्लस है और 243 माइनस हैं। 17 अनचेंज फॉर कितना जी 418 418 टोटल। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफिज़।